क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो हम लोग देखने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर जो है वो होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग जो है वो एमसीक्यू से जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब अपने को जो है वो एक गलत स्टेटमेंट चूज करनी है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर से जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। तो पहला पॉइंट इसमें रीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इज एट अ पॉइंट टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक लिखा है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कौन सी लेते हैं, जहां पे नॉर्थ पोल जो है वो पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में। तो ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो चलती है, तो नॉर्थ पोल जहां पे पॉइंट कर रहा है, बट ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो वही होगी। तो ये एक हम लोगों के पास करेक्ट पॉइंट जो है वो होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम लोग रीड करें तो मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड कर्व के अंदर जो है वो फॉर्म होती है, तो ये भी एक करेक्ट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, दे रिप्रेजेंट्स द जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये समझो यार, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल है कुछ इस तरीके से, और उसके बीच में जो गैप है वो हम लोगों के पास एकदम बराबर है, इक्विडिस्टेंट है, तो ये हम लोगों के पास जीरो फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट करता। याद रखो, ये हम लोगों के पास जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद तो ये सवाल में तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक जिसको बोलते हैं ऑप्शन हो गया। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं फाइनल आंसर देता हूं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ये एकदम सही है। फैराडे भी इसके ऊपर काफी सारा वर्कआउट करके गए थे। साइंटिस्ट जो थे वो बोलते थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हम लोगों के पास, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो प्रेजेंट होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, अगर दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। ये करेक्ट पॉइंट है। इसका मतलब अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो इसका सी इज द राइट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हम लोगों के पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। इफ द की इन द अरेंजमेंट एज शोन इज टेकन आउट, इस की को हमने जो है वो बाहर निकाल दिया। खुद सोचो यार, करंट फ्लो कर रहा है, अगर की बाहर निकाल दी तो करंट जो है वो फ्लो करना बंद कर जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा इनिशियल वर्कआउट कर लेते हैं, जो फर्स्ट लाइन पढ़ के समझ में आया। तो करंट अगर फ्लो करना बंद कर जाएगा तो सबको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर से फ्लो करना बंद कर देगी, या इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, कमाल होगी यार, क्या सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले, एड़े हैं क्या। एक साइड में बोल रहे हैं भाई करंट बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो भाई करंट बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी ना ड्रॉ होगी। लेकिन ये एक जो है ना क्वेश्चन काफी स्मार्टली इसको जो है वो डिजाइन किया हुआ। तो देखो, इस पर्टिकुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो होगी, ये फॉर श्योर जो है वो एकदम सही है। ठीक है, कि वायर जैसी करंट हम लोगों के पास स्विच ऑफ होगा एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर से, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ कहां से रही है, तो बट ऑब्वियसली भाई अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इस सर्टेन रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होने वाली है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक छोटे से कार्डबोर्ड वाले रीजन में जो है ना वो यूनिफॉर्म होती है, एकदम एक बराबर होती है। ये नहीं है कि इतना सा कार्डबोर्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग होगी वहां अलग होगी। बहुत बड़ी अर्थ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अर्थ का भी एक अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो उस पर्टिकुलर हिसाब से देखा जाए तो एक छोटे से रीजन से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम यूनिफॉर्मली जो है वो निकल रही है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग जो है वो इस तरह से पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से जो है वो शो करते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव करते हैं, और सर्कुलर लूप है। ठीक है, सर्कुलर लूप इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब कहने का क्या, ये सर्कुलर लूप किस तरीके का है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। दिस लूप इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये लूप जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज ऑन द एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली। ए से देखा गया करंट को तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, बी से देखा गया तो वो क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, ये मेरा लूप है, यहां पे जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ए से मैंने देखा तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ऐसे, लेकिन इसी चीज को अगर मैंने बी से देखा तो वो ऐसे फ्लो कर रहा है करंट क्लॉकवाइज। ये मेरी बी पोजीशन है और ये मेरी ए पोजीशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
करंट जो है वो फ्लो कर रहा। तो आपको क्या बताना है, कौन सा द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए एंड नॉर्थ पोल ऑन द सरफेस इज क्लोज टू, नॉर्थ पोल जो है वो किसके पास में होगा। तो आप एक चीज समझो, मैं ना सारा कुछ ए के हिसाब से जो है वो ड्रॉ करता हूं। ये मैं ए हूं, मैं ए बन के इसको देख रहा हूं और करंट जो है वो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो यहां से बाहर की साइड पे जो है वो निकलती है। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ना मैंने इसके ऊपर वन शॉट बनाया हुआ है एक, और ये मैंने आपको उस टाइम बताया था कि करंट अगर ऐसे फ्लो करता है तो ये जो सेक्शन है, ये जो लूप है, हम लोगों के पास नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, राइट हैंड से लूप बना लो जिस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे नहीं है ऐसे याद करना, तो आप ऐसे नॉर्थ बना के देख लो, तो ये नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल है, मतलब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की साइड पे जो है वो निकलेंगी। तो नॉर्थ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की साइड पे निकलेंगी तो जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ए के क्लोज वाला रीजन होगा वो मेरे पास किस पोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट ऑब्वियसली नॉर्थ पोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इफ द करंट इज स्मॉल, बी इफ द करंट इज लार्ज, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। और यहां पे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ए इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास बोलता है फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, एक बहुत ही बड़ा लंबा स्ट्रेट सोलेनॉइड जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ करके चीजों को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। ये हम लोगों के पास एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, और स्ट्रेट सोलेनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स, मतलब इसके अंदर से जो है वो करंट हमने पास किया और हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर। देखो बेटा, ये फील्ड लाइंस जो है ना ये इसकी बार मैग्नेट से जो है वो मिलती हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। जो अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसकी स्ट्रेट होने वाली है और बाहर जाते ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से बेंड करेगी। अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट रहेंगी, बाहर जाते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बेंड करेगी। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो ये सोलेनॉइड है उसकी सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रेजेंट होने वाली हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक लाइन जो है ये हम लोगों के पास है। और हमने देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालनी है। फिर से इन्हें मैं बच्चे बता रहा हूँ, ये इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और पहला पॉइंट पढ़ेंगे लगेगा ठीक है तो मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया, टिक करा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और सोचेंगे मैंने सही आंसर अटेम्प्ट करके आया हूँ। ठीक है, तो फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है which indicates that magnetic field is same at all the points. This is generally a correct point. Strong magnetic field line is produced inside the solenoid at solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. बिल्कुल ठीक है, सोलेनॉइड की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाना हो तो हमारे पास तीन तरीके रहते हैं। या तो करंट बढ़ा दो, हमने पढ़ा था, मैंने वन शॉट भी इसका जो है वो बना रखा है। ठीक है, चैनल के अंदर ही आप जाके जो है वो देख सकते हैं। दूसरा जिसको बोलते हैं अगर मेरे को करंट बढ़ाना हो तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दो या सॉफ्ट आयरन कोर को जो है वो इसके साथ लगा दो। ठीक है, तो ये एकदम से करेक्ट पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोगों के पास क्या बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। ये बोल रहा है कि डिफरेंट है, जबकि जो सोलेनॉइड है वो एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे पास बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रहती है। हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी थी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को जो है वो यहां पे मिल चुकी है। सी पार्ट जो है वो इसका आंसर होने वाला है। और उसके बाद बोलते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल एक्सचेंज किए जा सकते हैं जब डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो रिवर्स। बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट को जो है वो रिवर्स कर दे तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो बिल्कुल अलग जो है वो होने वाला है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। उसके बाद बोलता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है एक प्लेन ऑफ पेपर, exists in a plane of paper pointing from left to right as shown in the figure. इसमें प्लेन ऑफ द पेपर है पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे है as shown in the figure. और इन अ फील्ड एन इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन मूव्स एज शोन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। तो देखो ये जो मेरे को फिगर समझ में आ रही है, ये किस चीज को बता रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या एक्सपीरियंस जो है वो करेंगे। तो देखो मैं आपको यहां पे जो है वो एक चीज बताता हूं, जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है उसी साइड पे करंट जो है वो फ्लो करता है। तो अगर मैं प्रोटॉन का केस देखूं तो प्रोटॉन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, करंट जो है वो मूव करता है। तो करंट यहां पे भी जो है वो इसी डायरेक्शन में रहने वाला है। अब लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर जो है वो हम लोगों के पास करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो ये जो थंब है ये किस तरफ जा रहा है, अंदर की साइड पे जो है वो जा रहा है। तो इसका मतलब इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा ये अंदर की साइड का फोर्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इनसाइड द प्लेन जो है वो लगेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन में भी करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे भी जो फोर्स है ये देख लो, ये भी सेम डायरेक्शन में ही जो है वो लगने वाला है। तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द पेपर, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और हम लोगों ने यहां पे जो है कोई और स्टेटमेंट नहीं निकालनी। फोर्स जो है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बिल्कुल नहीं है, देखो इनसाइड जो है वो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से फ्लैमिंग के जो है वो पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। फोर्सेज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउट फॉर द प्लेन ऑफ द पेपर रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे नहीं, सेम डायरेक्शन में होगा। और ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे पास गलत है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ए पार्ट इसका आंसर क्यों है, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हमने जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकाली है उससे ए पार्ट आंसर कैसे आया, ये सब लोगों को जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने बता दिए, उसके बाद मैं 7th क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूं। देखो मैं उन टॉपिक्स को नहीं ले रहा जो सीबीएसई सिलेबस में अब नहीं है, नई एनसीईआरटीज के हिसाब से जो भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग वो सारा जो है वो टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है वो नहीं जो है वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है ये क्वेश्चन। में वैसे देखो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल नहीं है, बट ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में ना या तो केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं टेकअप कर रहा हूं इस चीज को जो है। तो यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, एक अरेंजमेंट है शोन इन द फिगर, 2 कॉइल्स हैं जिनको वाउंड कर रखा है एक सिलेंडर के अराउंड, ऐसे 2 कॉइल्स हैं हम लोगों के पास एक सिलेंडर के अराउंड कर रखा है। और यहाँ पे की इज नॉट इंसर्टेड, यहाँ पे सर्किट ऑन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्विच ऑन नहीं हो रखा। की को थोड़ी देर के बाद इंसर्ट किया गया और बाद में जो है वो रिमूव कर दिया गया। की को इंसर्ट किया और की को जो है वो रिमूव कर दिया गया। क्या होगा, देखो की को जब इंसर्ट किया, अब अंडरस्टैंड करना, इसके अंदर से जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो ये जो है ये हम लोगों के पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक सोलेनॉइड की तरह जो है वो एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से चेंज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक चीज याद रखो, जब भी किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उस कॉइल के अंदर भी हम लोगों के पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। और एकदम से करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन को जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स 0 थ्रू आउट, बिल्कुल गलत है। देयर इज नो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बट इट डाइज आउट। There is a momentary deflection in the galvanometer, dies out shortly, and no effect on the, and there is no effect when the key is removed. बेटा बिल्कुल ये गलत पॉइंट है ये वाला, मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे की इंसर्ट की गई, करंट पास हुआ, करंट पास हुआ तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकली। मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक चीज याद रखो, किसी भी कॉइल के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, प्रोड्यूस जो है वो होता है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होना जरूरी है। मैंने की इंसर्ट की, करंट फ्लो किया, सोलेनॉइड बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से आई तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन जो है वो यहां पे शो हुई। जैसे की को मैं रिमूव करूंगा ना तो करंट एकदम बंद हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि पहले मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही थी, अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम से 0 होनी शुरू हो गई। तो यहां पे भी एक चेंज है। देखो की इंसर्ट करी, करंट फ्लो करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहां पे जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बढ़ना भी एक चेंज है। जैसे मैंने की बंद करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हुई,
कम होना भी एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे भी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो मोमेंटरी करंट इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन डाइज आउट शॉर्टली एंड इन द सेम डायरेक्शन। There is a momentary deflection in the galvanometer, it dies out shortly and the deflection in the opposite direction, the ये मैं ना यहां पे जो है द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मींस जीरो, ये बिल्कुल गलत है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर डाइज आउट शॉर्टली एंड नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड, ये भी पॉइंट गलत है। और हम लोगों को जो है वो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो बताना है। देयर इज मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाइज आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शन। डिफ्लेक्शंस आर इन द सेम डायरेक्शन नहीं होंगी, ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत है। कारण क्योंकि जिस साइड पे टाइम पे करंट इंक्रीज कर रहा तो उसकी डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में होगी, जिस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रही है उसकी डिफ्लेक्शन करंट की उल्टी डायरेक्शन में जो है वो होगी, ये पॉइंट गलत है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, शॉर्टली खत्म होगा, द डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, गैल्वेनोमीटर शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ना थोड़े से पॉइंट्स ना अंग्रेजी इसकी अलग से जो है वो लिखी हुई है, मैं इसकी भावनाओं को समझ के ना ये वाला पॉइंट जो है वो टिक करने वाला हूं। कारण समझना, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले जैसे ही की डाली तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर के जो एकदम खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होगी और यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना मतलब जो है वो फ्लो करना बंद कर जाएगा, क्योंकि चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है। जैसे ही मैंने की को रिमूव किया इसके अंदर से, फिर यहां पे करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर करंट, तो वहां पे भी जो है वो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है और फिर से डिफ्लेक्शन जो है वो होगा। दोनों डिफ्लेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक दूसरे के होंगे, तो डी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। उसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स जो है, a constant current flows in the horizontal wire in the plane of the paper from west to east, ठीक है। the direction of the magnetic field will be in the north to south। ये मेरे पास जो है वो हम लोगों के पास किस चीज की डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा है, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और कांस्टेंट करंट फ्लोज इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये मेरे पास किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन जो है वो होगी। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्या निकालना है आपको, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। इसमें निकालना क्या, कुछ दिया तो रखा नहीं है। द कांस्टेंट करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन, हाँ इसमें देखते हैं डायरेक्टली अबव द वायर, और अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा है क्या है यार, सवाल लिखते हैं ना, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट नहीं, एट व्हाट पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सवाल समझाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से भांग पी के एनसीईआरटी वालों ने जो है वो लिखा हुआ, ठीक है। एक वायर के अंदर से जो है वो करंट फ्लो कर रहा, मैं ना आपके लिए वायर जो है वो लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये मैं वायर जो है वो आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसको समझो, ये वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब राइट हैंड से वायर को होल्ड करो, जो थंब है मेरा वो किस चीज को पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट को जो है वो हम लोगों के पास पॉइंट कर रहा, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट को जो थंब पॉइंट करेगा, तो ये जो कर्ल है फिंगर्स के अंदर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है वो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब लोगों को जो है वो क्लियर है। अब देखो इसमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को ऐसे होगी नीचे की तरफ, इधर को इधर होगी, ठीक है ना। मतलब ये देखो ना ऐसे होल्ड किया, क्योंकि ये एक कंसेंट्रिक लूप बन रहा है, तो डायरेक्शन कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे ये मैं समझाता हूं। तो यहां पे देखो वायर को होल्ड किया, इस डायरेक्शन में आपका हाथ इधर को जा रहा है, तो राइट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे को, राइट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को, राइट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को, ठीक है। क्योंकि ये एक लूप बना रही है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आपने वायर को ऐसे होल्ड कर रखा है और ये जो कंसेंट्रिक लूप बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो हम लोगों के पास बता रहा है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग समझें, तो जो ये वाला पॉइंट है जो बाहर की साइड पे जो है वो लाई कर रहा है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कैसे समझा रहा हूं, ये देख लो, ये ऐसे है ना लूप, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर को जा रही है। यहां की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डायरेक्टली बिलो, डायरेक्टली अबव, एट अ पॉइंट
in the plane of the paper in the north side of the wire at a point in a plane of the paper in the south side of the wire. ये चीज सबको क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे निकालनी है। हमने डायरेक्शन निकालनी है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जो है वो होगी, आप खुद ही देख लो। जब मैं यहां पे हूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये पॉइंट इस तरफ से जो है वो पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये थंब तो मेरी डायरेक्शन ऑफ द करंट को जो है वो बता रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। इस साइड हूं अगर मैं वायर के, तो ये देखो नॉर्थ टू साउथ, इधर हूं वायर के तो साउथ टू नॉर्थ, इधर हूं वायर के तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चल रही है, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में ये नॉर्थ टू साउथ थी। तो अगर मैं डायरेक्टली बिलो द वायर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो होगी। अब बिलो द वायर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होने वाली है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये सवाल भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि किसी भी मैग्नेटिक द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड जो है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या लिखा, मोर एट द सेंटर देन एट द मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर, मिनिमम एट द मिडल, सेम एट ऑल पॉइंट्स और फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देखो अगर मैं इनसाइड द सोलेनॉइड की बात करूं, इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी स्ट्रेट होंगी। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। अगर किसी सर्टेन रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम होने वाली है। और मोर एट द एंड्स, मिनिमम एट द मिडल, सेम एट ऑल पॉइंट्स जो है वो होने वाला। क्योंकि इनसाइड की अगर बात हो रही, क्योंकि यहां पे देखो स्ट्रेंथ इनसाइड की बात हो रही है, साइड्स की बात नहीं हो रही, तो सेम जो है वो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, 10th का सी पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस, घर के कीमती सामान को बचाने के लिए बेस्ट तरीका जो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग को जो वो प्रिवेंट करता है वो हमारे पास क्या, अर्थिंग। देखो अर्थिंग, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो करंट आ रहा है वो डिवाइस के ऊपर नहीं आता, वो अर्थ के अंदर जो है वो चला जाता है, लेकिन उससे डिवाइस बचने के चांसेस कम होते हैं। बचने का डिवाइस तभी जब अब हम लोगों ने जो है वो फ्यूज का इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि फ्यूज वायर जो है वो हम लोगों के पास मेल्ट कर जाएगी और सर्किट जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लो एसी लगा हुआ, फ्यूज मेल्ट करेगी, सर्किट बंद होगा, एसी हम लोगों के पास बच जाएगा। तो बेस्ट तरीका तो हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए ये बी पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो होने वाला। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, तो इसको समझाने के लिए मैं फिर से जो है वो एक टूटी हुई चार्जर की वायर जो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड है कंपास के अंदर, इस मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपास नीडल जो है वो प्लेस की गई। ये हमारे पास नॉर्थ पोल को बता रहा है और ये हमारे पास साउथ पोल को बता रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मेंशन्ड है। और इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग जो है वो उसको रखा जाए और ए से पास करें। किस प्लेन में रखें, ऐसे ए से पास करें, ऐसे ए से पास करें, ऐसे ए से पास करें, किस पर्टिकुलर, या इसको ऐसे अंदर की साइड पे डाल के ए से पास करें, किस डायरेक्शन में ए से पास करें कि ये जो कंपास की डायरेक्शन है बिल्कुल सेम ही आ जाए। तो आप एक चीज देखो, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर को है। अगर मान लो बेटा मैं करंट जो है वो, आप ये वायर जो है ना वो ऐसे प्लेस कर रहा हूं, मान लो दिस थंब इज अ पॉइंट ए, वायर मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं और करंट इस साइड पे जो है वो मूव कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो ये पॉइंट थोड़ा नीचे लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे घूम रही है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंसेंट्रिक लूप बनाती है और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो मतलब अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बन रही है ए पॉइंट को सराउंड करती हुई, तो मेरी वायर जो है वो एकदम सही से प्लेस्ड है और क्वेश्चन के हिसाब से प्लेस्ड है। ठीक है, अब ये सबको पता है कि कंसेंट्रिक लूप मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो वो इस तरह का कंसेंट्रिक लूप कब बनेगा, जब वायर ऐसे प्लेस्ड होगी, इसको ऐसे राइट हैंड में होल्ड किया जाएगा और ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है ये हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो आपको वायर को कैसे होल्ड करना है, वायर शुड बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू पेपर पासिंग थ्रू ए एंड करंट शुड बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो
और हम लोगों के पास जो वायर है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेपर के अंदर हो, तो ये कंपास की डिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड वाई, ठीक है, किस कंडीशन में ये डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी और क्यों। देखो किस कंडीशन में, जितना क्लोज ये पर्टिकुलर पॉइंट इस जगह पे जो है वो लाई कर रहा होगा वायर जो है, वैसे यहाँ पे जो है वो फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सर्टेन रीजन में कब इंक्रीज कर सकती है, जब उसके अंदर से करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो जितना मैक्सिमम वायर की कैपेसिटी है, अगर उतना करंट हम लोग इसके अंदर से फ्लो करवा दें तो हम लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिज्म जो है वो रहेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के पास शो होगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा मैं और कुछ चीजें जो है वो ऐड ऑन करने वाला हूं। तो पहला सवाल तो हम लोगों के पास ये था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही रहनी चाहिए, ठीक है, वो किस प्लेन में प्लेस करें वायर को। तो वायर को मैंने बता दिया इस प्लेन में प्लेस कर दो, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं तो एकदम से यही परफेक्ट डायरेक्शन जो है वो निकल के आएगी, ठीक है। बाकी कंडीशन क्या है डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो, तो इसको आपने सिंपली, ये क्वेश्चन ही 2 पार्ट्स में जो है वो पूछा हुआ है, आपको सिंपली यहां पे एक्सप्लेन करना है कि जो वायर की डायरेक्शन है वो बाहर की साइड पे होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए पॉइंट पे टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ताकि जो डिफ्लेक्शन है वो हम लोगों के पास क्या शो हो रही हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रही हो। बाकी हाँ, करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वायर की लिमिट के हिसाब से जब मैक्सिमम फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन भी हम लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम ही होगी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या बोला जा रहा है, किस कंडीशन के अंदर जो है वो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अगर सोलेनॉइड के अंदर से जो है वो करंट पास कर रहे हैं। तो ये मान लो हमारे पास सोलेनॉइड है, इसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं और हमें जो है ना वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो फॉर्म करना है। तो देखो सोलेनॉइड के अंदर से जब भी करंट पास करो ना तो करंट एकदम कांस्टेंट जो है वो फ्लो करना चाहिए। करंट अगर वेरी करता होगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। करंट वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कांस्टेंट बनानी है तो उसके अंदर से कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए। आपको पता है जो घरों के अंदर सप्लाई आती है करंट की, वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास वेरी करती रहती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट घरों में सप्लाई आ रही है वो अपने को यूज नहीं करनी है, क्योंकि वो वेरी करता है, करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो हम लोगों को जो सप्लाई यूज करनी है, हम लोगों के पास जो है वो इसके अंदर से फ्लो करने वाला एक डायरेक्ट कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए, या आप लिख दो यहां पे कि इसके अंदर से कांस्टेंट करंट जो है डायरेक्ट की जगह, क्योंकि कांस्टेंट वर्ड एकदम परफेक्ट वर्ड है। कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होती, तो इसलिए वो एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा, उसके अंदर से एक आयरन, सॉफ्ट आयरन रोड जो है वो आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाएगी। तीसरा, आप हम लोगों के पास यहां पे क्या पॉइंट जो है वो यूज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रॉड को आप इस हिसाब से बना सकते हो कि ये पर्टिकुलर रॉड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब जो इसके अंदर आयरन हम लोग प्लेस कर रहे हैं, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लूज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो, ठीक है। मतलब करंट ऑफ करने पे भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा लूज ना करे, और इवन करंट ऑफ करने पे भी वो कुछ टाइम तक मैग्नेट की तरह ही जो है वो बिहेव करे। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट, बाकी ये बोर्ड्स के अंदर जो है वो आपको कैसे आंसर करना है ये मैं स्क्रीनशॉट जो है वो यहां पे लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, इस प्लेन पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे होल्ड करो और राइट हैंड जो है वो हमारे पास होल्ड करना है, थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ पॉइंट करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को तो अंदर की साइड पे है, ठीक है, अंदर की साइड पे है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को जा रही है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रही है, बाहर को जा रही है, ठीक है। तो अगर अंदर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है
तो ये बट ऑब्वियसली साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर बाहर की साइड पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आ रही है तो ये बट ऑब्वियसली नॉर्थ पोल की तरह जो है वो बिहेव करेगा। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो लार्जर होगी, तो आप एक चीज समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो होगी। अब यहाँ पे लिखा है कि R1 बड़ा है, R1 बड़ा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास छोटी होने वाली है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। द मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन when placed near the current carrying wire. How will the deflection of the compass gets affected if the current in the wire is increased? देखो, अगर मान लो एक पर्टिकुलर वायर के अंदर से जो है वो हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट होगी। राइट हैंड थंब रूल से जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वायर के अंदर को राइट हैंड से पकड़ो, थंब को डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे पॉइंट करो, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बता रहा है। ये सबको समझ में आता है। अब ये बोलता है कि करंट को इंक्रीज कर दिया, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट को हम लोग इंक्रीज कर दें तो उस सर्टेन रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोगों के पास बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर रीजन में हम लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट होगी और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रहेगी। हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास, अब डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास कैसे इफेक्ट होगी? डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से डिफ्लेक्शन जो हम लोगों के पास देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर कंपास के अंदर, वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है? इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्मॉल मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक अपना किसी कंडक्टर के अंदर से निकलता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर करंट मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सराउंड करती हुई कर्ल ऑफ द फिंगर से हम लोग जो है वो बना सकते हैं। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों के पास हीलियम 2 पॉजिटिव, मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज है। अगर सिमिलर अल्फा पार्टिकल का बीम इधर को चल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर को चल रहा है, तो इट मींस करंट भी जो है वो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास करंट फ्लो कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही रहेगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट जिस डायरेक्शन में है उस पर कर्ल ऑफ द फिंगर आपको जो है वो ड्रॉ करनी है, थंब को जो है वो करंट की तरफ पॉइंट करना है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, क्योंकि करंट तो दोनों केसेस में इधर को ही फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट इधर को ही फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम ही जो है वो होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। न्यूट्रॉन तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तो अगर न्यूट्रॉन का बीम कहीं पे फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हम लोगों के पास क्या है कि इन व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ द थंब इंडिकेट्स इन द राइट हैंड थंब रूल? डायरेक्शन ऑफ द थंब जो है वो क्या बता रहा है? देखो, राइट हैंड थंब रूल हम लोगों के पास ये बोलता है कि एक मान लो कंडक्टर है, इसको राइट हैंड पे होल्ड करो, डायरेक्शन ऑफ द थंब को आप करंट की तरफ जो है वो पॉइंट करो, जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर वायर को राइट हैंड में होल्ड करके डायरेक्शन ऑफ द थंब को करंट की तरफ पॉइंट करना होता है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। जबकि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अंदर ये पर्टिकुलर सेक्शन हम लोगों के पास करंट का है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और यहां पे जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को बताता है कि एक वायर जिसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर्टिकुलर वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो पर्टिकुलर फोर्स को हम लोग थंब से जो है वो निकाल सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी जो है वो आपको क्लियर है। तो ये रूल जो है वो डिफरेंट कैसे है? ये रूल पहला तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है किसी वायर के अंदर वो बता रहा है राइट हैंड थंब रूल। फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों के पास बता रहा है कि अगर एक वायर जिसके अंदर करंट है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो किधर की तरफ जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये पर्टिकुलर डिफरेंस हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है? तो मीना ड्रॉज अ मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है
उसके एक्सिस पे मीना ने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसे जो है वो चलती रहती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फ्लो होती है, और यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहती है। अगर वो सेंटर पे है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होती है, और जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हम लोगों के पास काफी ज्यादा है। जैसे जैसे इस जगह से आप दूर जाते रहो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो कम प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज शी मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप शी ऑब्जर्व्स दैट द लाइन कीप्स ऑन डाइवर्जिंग। हाउ विल यू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? रीजन वीजन नहीं, आपको एक चीज सिंपल समझनी है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लूप के अंदर सबसे ज्यादा होती है, वहां पे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलली जो है वो चल रही होती हैं। जैसे ही हम लोग सेंटर से जो है वो डाइवर्ज करते हैं, दूर जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर चली जाती हैं, जो ये बता रही हैं हम लोगों के पास कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो सेंटर जितनी नहीं है, वो उससे कम है। तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि उस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कम होनी चाहिए, जो कि इस चीज को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, लेकिन इधर आते ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर तरीके से डाइवर्ज कर जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये बता रहा है कि अंदर तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि पैरेलली एक दूसरे के साथ जो है वो सामने आमने है, तो वहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी कम स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हम लोग सोलेनॉइड के कॉर्नर्स पे आते हैं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाती हैं, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है वहां पे कम मैग्नेटिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो व्हाट डज द डाइवर्जेंस किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ये हम लोगों ने जो है वो बता दिया कि जैसे ही हम लोग सोलेनॉइड से बाहर निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, जहां पे डाइवर्जेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों के पास क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। तो फ्यूज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक लो मेल्टिंग पॉइंट की तार लगी होती है, और वो एक हमारे बहुत महंगे अप्लायंसेस जैसे जो है वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे ही इस पर्टिकुलर वायर के अंदर एक अमाउंट से ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करता है, जितना डिफाइंड उसका अमाउंट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो यहां पे हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो करंट है वो I²RT हम लोगों के पास होता है। तो ज्यादा करंट फ्लो करने की वजह से ये वायर जो है वो मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने की वजह से जो वायर है वो कनेक्शन जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक कर जाता है, कनेक्शन ब्रेक कर जाता है, और करंट की वैल्यू हम लोगों के पास 0 हो जाती है, और जो भी हमारा महंगा अप्लायंस था वो बच गया। इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही उस पर्टिकुलर तार के अंदर करंट ज्यादा हो जो डायरेक्टली हमारे अप्लायंस से जो है वो कनेक्टेड है, तो वो पर्टिकुलर तार जो है वो ब्रेक कर जाए हाई करंट की वजह से, जिससे अप्लायंस जो है, जो महंगा अप्लायंस है वो एटलीस्ट बच जाए, ठीक है, खराब होने से, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, ये हम लोगों ने जो है वो समझ लिया। और फ्यूज को डिफाइंड देखो ना, मान लो एसी एक सर्टेन अमाउंट का करंट जो है वो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, मान लो 16 एम्पियर का, 32 एम्पियर का या 10 एम्पियर का एक सर्टेन करंट जो है वो एसी की तार में से फ्लो करता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितने टन का एसी जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों के पास फ्यूज उस हिसाब से ही डिफाइंड है। अगर किसी वायर की कैपेसिटी 10 एम्पियर के करंट को लेके जाने की है तो हम फ्यूज उस हिसाब से यहां पे बनाएंगे ताकि वो 10 एम्पियर के करंट को आराम से उसमें से फ्लो करवा सके। और जैसी करंट की वैल्यू 10 से मान लो 15 एम्पियर होगी, उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की थी, तो वायर मेल्ट कर जाए और सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाए। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास उस अप्लायंस की कितनी करंट को
कैरी करने की कैपेसिटी है या कितने करंट पे उसकी चलने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। मान लो कोई अप्लायंस जो है वो 10 एम्पियर पे वर्कआउट कर रहा है, तो उसमें से अगर 15 एम्पियर का करंट आ जाएगा तो वो वायर मेल्ट कर जाए और हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाए, नहीं तो अप्लायंस जो है वो खराब हो जाएगा। अब 10 एम्पियर वाले को 10 एम्पियर के फ्यूज से ही रिप्लेसमेंट जो है वो किया जाएगा। 10 एम्पियर के अंदर मैं 32 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर 32 एम्पियर वाला फ्यूज लगाऊंगा तो हो सकता है 10 एम्पियर का करंट की जगह अगर 32 एम्पियर का करंट उस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो कर गया तो ऑब्वियसली ये जो है वो सर्किट खराब हो जाएगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही हम लोग जो है वो फ्यूज वायर का सिलेक्शन जो है वो करते हैं, ताकि हमारा अप्लायंस जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाई अ मैग्नेटिक कंपास पॉइंटिंग नॉर्थ टू साउथ इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ a nearby magnet gets deflected when a bar magnet is connected। ठीक है, मान लो ये हम लोगों के पास कोई भी कंपास जो है वो हमने ड्रॉ की और ये कंपास का एक पोल है और ये कंपास का जो है वो दूसरा एंड है। ठीक है, मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कंपास जो है वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो अलाइन कर लेगी। ठीक है, इसमें नॉर्थ साउथ जो है वो हमारे पास एंड्स रहेंगे और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगी, क्योंकि और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं प्रेजेंट थी। जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे एक तार लेके आता हूँ और उसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये तार की एक अपनी मैग्नेटिज्म होगी। ये मैग्नेटिज्म जो है वो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक कंपास के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा और ये कंपास क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना इन्फ्लुएंस करेंगी कि ये जो है वो इनकी तरफ हम लोगों के पास क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट जो है वो हो जाए, जिस वजह से ये कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन रीजन में काफी कम रहती है और जो नियर बाय वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जो इसके अंदर एक अलग तरह का फोर्स जो है वो जनरेट करेगी, जिससे मैग्नेटिक कंपास जो है वो बेंड जो है वो करेगी। ठीक है, और ये काम जो है वो करंट कैरिंग वायर भी कर सकती है। ये काम जो है वो अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक बार मैग्नेट इसके पास में लेके आए तो भी ये नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जो है वो ये बेंडिंग कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है वो कंपास अपने आप को अलाइन करके बैठी हुई है और हम एक्सटर्नली किसी भी तरीके से, चाहे वो बार मैग्नेट के तरीके से ले आए, चाहे वो सोलेनॉइड के तरीके से ले आए, या इवन हम लोग जो है वो एक करंट कैरिंग वायर के तरीके से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सर्टेन रीजन में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो है वो समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक मतलब ये रहता है कि इन पर्टिकुलर मैग्नेट्स के अंदर से एक ऐसी फील्ड निकलती है जो चीजों को या तो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है या रिपेल करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखती है। तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से ये जितनी भी फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हम लोगों ने जो है वो यहां पे देखी थी, क्योंकि देखो फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व किया फिर उसको रीजन दिया। ठीक है, तो रीजनिंग में मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को जो है वो आंसर कर पा रहे थे, जिसके बेसिस पे हमने जो है वो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल रही है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्शंस जो है वो कॉज कर रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छा फिनोमेना था जिससे बहुत सारे रीजंस जो है वो हम लोग बता पाए और बना पाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे निकलती है। तो इसको आप हम लोग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कैसे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास निकल रही है। इस तरह से कैसे निकल रही है? पहले तो एक चीज आप देखो कि मैग्नेटिक जो लूप्स है वो एक क्लोज्ड लूप जो है वो बनाती है। क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब क्या है हम लोगों के पास, अगर एक पॉइंट से जो है वो स्टार्ट होगी तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो है वो क्या करेगी, एंड जो है वो करेगी। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो इसमें हम लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जो है नॉर्थ से स्टार्ट करती है और साउथ पे जो है वो हम लोगों ने, मतलब जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसमें उस पर्टिकुलर एंड को हम लोग जो है वो अपने पास नॉर्थ पोल बोल देते हैं। और जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटर कर रही हैं, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो घुस रही हैं वापस आके मैग्नेट के अंदर,
उस चीज को हम लोग जो है वो साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक रिप्रेजेंटेशन है कुछ लाइंस का एक मैग्नेट के अराउंड। ये पाथ फॉलो करती हैं नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बोल देते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या चीज को जो है वो शो कर रही है, अब ये भी समझना। देखो ये लूप मैंने ऐसे क्यों बनाया, मतलब ये ऐसे सर्कुलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट के अंदर मैं यहां पे अगर कोई भी चीज रख रहा हूं जो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आती है, तो उसकी ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इस मैग्नेट के ऊपर मैं यहां पे कोई चीज रख रहा हूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेट के ऊपर यहां पे कोई चीज रख रहा हूं जो इसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो ये बेसिकली हमने क्या चीज को बना रखा है, हर पॉइंट पे ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से या ये कॉन्सेप्ट बना कैसे, मैं एक बार यहां पे फिर से जो है वो इसको ड्रॉ करके समझाता हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैंने यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा था, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इन सारी डायरेक्शंस में जहां पे फोर्स लग रहे थे इन सबको जो है वो ऐसे ज्वाइन करके एक फील्ड बना दी। तो ये फील्ड बेसिकली एक एक लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट क्या चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट जो है वो हमारे पास किस चीज को बता रहा है, डायरेक्शन को जो है वो बता रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लग रहा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम जो इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है उसको इसकी इन्फ्लुएंस में लाके जो है वो रखें, इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये फील्ड लाइंस को हम लोग जो है वो ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। तो देखो बेटा जी, ये हम लोगों के पास नॉर्थ पोल है, ये हम लोगों के पास क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझो कि ये सारा का सारा क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व जो है वो होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बोल रहे हैं क्लोज्ड कंटिन्यूअस यार, ये तो यहीं रोक दी हमने, तो ये बेसिकली पता कैसे जा रही है फील्ड, ये कुछ ऐसे जा रही होगी। इट इज समथिंग लाइक दिस, जो हमने यहां पे ड्रॉ नहीं कर रखी, बस बता रखा कि इधर को निकल गई, आना उसने वापस इसी पोल पे। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों के पास क्या होगा, एंटर जो है वो करेंगी। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बेसिकली कैसे ड्रॉ की ये मैं समझा चुका हूं। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास होती है। ठीक है, अब ये मैंने बताया आपको कैसे जो है वो हम लोगों ने फॉर्म की। हमने मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे और उनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखी और फिर देखा कि वो किस तरफ फोर्स लग रहा है, वहां पे जो है वो हमने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आती है, एक पॉइंट पे ना हम मान लो एक मैग्नेट के ऊपर एक जगह पे ऐसे हमने किसी चीज को रख दिया, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मतलब है। अब एक पॉइंट पे ना दो डायरेक्शन में फोर्सेस नेट नहीं हो सकते। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई चीज हमने रखी है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझना, मान लो मैंने कुछ यहां पे रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स जो है वो इधर को लग रहा था, तो मैंने मान लिया इधर को फोर्स लग रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर सकती। कारण इस चीज का समझना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कट करने का मतलब क्या है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो। ये बता रहा है कि फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये बता रहा है तो फोर्स इधर को लग रहा है। फोर्स तो एक डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल आउट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम रैंडमली अपना इंडिविजुअल लूप और इंडिविजुअल पाथ को जो है वो फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे जहां पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं। क्योंकि ये बता रहा है कि फोर्स इधर को लगेगा, ये बता रहा है फोर्स जो है वो इधर को लगेगा, जबकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो लगता है। ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है वो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को जो है वो कट नहीं करती और ना ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है,
अब एक चीज और है यहाँ पे जानने वाली, वो क्या है, इस चीज पे भी हम लोग फोकस करते हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्टेन रीजन में होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। और किसी रीजन के अंदर अगर कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब वहां पे कंपैरेटिवली कम और लेसर फोर्स जो है वो हम लोगों के पास एक्सर्ट जो है वो हो रहा है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये फंडा भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सबने जो है वो सीख लिया। दूसरा एक चीज और सीखना बेटा जी आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हम लोगों के पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और इधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी। दिस इज, अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मूव करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे जो है वो मूव करेगी। और अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेट के अंदर की बात करूं, तो मैग्नेट, क्योंकि देखो अभी हमने बात की कि इसने तो क्लोज्ड लूप बनाना है, ये क्लोज्ड लूप तो बना नहीं, इसका क्लोज्ड दायरा तो हुआ ही नहीं। क्लोज्ड करने के लिए तो मेरे को इस धागे को, इस थ्रेड को जो है इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इस रे को जो है वो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इस फील्ड को जो है वो दूसरी फील्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फंडा हो गया आउटसाइड की स्टोरी का। इनसाइड की अगर मैं स्टोरी की बात करूं, भाई इनसाइड की स्टोरी बहुत अलग है। इनसाइड की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास मूव करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट की बात की जाए तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों के पास जो है वो मूव करती हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप जो है वो हमेशा फॉर्म करती है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जीरो होती है इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि ये पॉइंट है यहीं पे एंटर कर रही है और यहीं से लीव कर रही है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग बोलते हैं उसका इंपैक्ट जो है फोर्स का वो नलीफाई हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट जो है वो हम लोग जीरो जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यार कहीं पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने बोल दिया इस पर्टिकुलर रूम में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वली अलाइंड है और एक ही डायरेक्शन में जो है वो चल रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस तरह से पैरेलल लाइंस जो है वो शो कर देंगे। अगर कहीं पे अपने को रिप्रेजेंट करना पड़े तो इस पर्टिकुलर तरीके से पैरेलल लाइंस या पैरेलल एरोज जो है वो हम लोग शो कर देंगे, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट से मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है और सारे डिस्टेंसेस आपस में जो है वो बराबर ही शो हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोग इसको शो कर देते हैं। इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सारा जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मान लीजिए बेटा जी हमारे हाथ में जो है वो एक वायर है, ठीक है, और वायर के अंदर ये सप्लाई हमने जो है वो अपने अडेप्टर के साथ जो है वो लगा दी, और यहां से करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फोन की तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको जो है वो दिखाने के लिए बता देता हूँ। फोन जो है वो मैंने उठा लिया, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको अडेप्टर के अंदर जो है वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए वायर को पहले तो राइट हैंड से काम करना है सारा, चाहे लेफ्ट हैंड हो, फिर भी ये बहस नहीं करनी है किसी को कि भैया मैं तो राइट हैंड यूज करता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं तो लेफ्ट हैंड यूज करता हूं, कोई मतलब नहीं, आपको राइट हैंड ही यूज करना है, ठीक है। तो राइट हैंड के अंदर जो है वो वायर को पकड़ो और थंब को, अंगूठा, इसको उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे हमने बोला कि करंट नीचे से आ रहा है ऐसे, और मैंने वायर को इस डायरेक्शन में पकड़ लिया और थंब को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया जिस डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा कर्ल ऑफ द फिंगर्स है ना, दिस पर्टिकुलर कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वायर, देखो अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो है वो इस चीज को डिस्कस किया कि कोई भी तार
जिसके अंदर जो है वो करंट पास कर रहा है। ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करती है। वहां पे हमने इतना जो है वो समझा। क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज को हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वायर को आपको राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड में थंब को आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा। अब हमारे पास जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, मैं आपको समझाता हूं। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थंब जब जाएगा तो ये जो हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर को बता रहा है, ये जो कर्ल है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो यही हम लोगों के पास जो है वो ये लॉ है, जिसको हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो है वो बोल देते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल को हम लोग जो है वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो, ये करंट इधर को जा रहा था, मैंने राइट हैंड में इसको जो है वो होल्ड किया, और ये जो लूप बन रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लूप बनाएगा ही। अब ये जो लूप बन रहा है हम लोगों के पास, ये बेसिकली किस चीज को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे पकड़ी हुई है वायर, करंट ऊपर को जो है वो जा रहा है, वायर हमने पकड़ ली, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इस तरह से जो है वो होगा ये तार के अंदर। तो ये जो कर्ल बता रहा है, ये हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम लोगों के पास बता रहा है। अब इसको लाइन टू लाइन जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या बोलता है, जब भी व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड में हम लोग होल्ड करते हैं और थंब उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, फिंगर्स जो रैप अराउंड हो रखी है कंडक्टर के अराउंड, वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है वो बताती है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रखा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप जो है वो कैसे होने वाली है। बहुत ही सिंपल है ये ना, डायग्राम एनसीईआरटी ने बना तो रखा है, लेकिन मेरे को भी बहुत टाइम लगता है इसको समझने में, तो मैं ना इसको ऐसे समझाता हूँ आपको एक सिंपल तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या ज्यूम करना है, ये शायद आपको एंड जो है वो दिख रहा हो, और सबको पता है ये आईफोन का, पुराने वाले आईफोन्स का चार्जर है, और ये सॉकेट के अंदर जो है वो जाएगा अडेप्टर के अंदर, और यहाँ पे आईफोन जो है वो कनेक्ट होगा। ठीक है, और करंट ऊपर की डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा, लो पकड़ ली वायर मैंने, ऊपर की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वायर अगर सीधी है तो आप अगर सामने से देख रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब आप, ये आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और मेरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को बाहर निकल रही है। ये ऐसे एक लूप जो है वो फॉर्म हो रहा है। चाहे मैं वायर को ऐसे पकड़ लूं यहां से, चाहे मैं वायर को यहां से पकड़ लूं, ये लूप की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, करंट की डायरेक्शन भी वायर के अंदर पूरी की पूरी सेम है। ये पॉइंट सबको जो है वो क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वायर को एक ऐसी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, देखो वायर का जो थंब है वो मेरा डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब इसमें हर पॉइंट पे मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन थंब की ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को है, आप अगर ध्यान से देखो तो इधर को अंदर को जा रही है। मैंने यहां से वायर को पकड़ा, आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर अंदर को जा रही है, करंट ऊपर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को, करंट इधर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को, इधर से पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ये देखो आपकी साइड से ऐसे अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रही है, इधर से एंटर कर रही है पूरी की पूरी वायर में। अगर आप कहीं से भी इसको पकड़ के देख लो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ लो आप पूरी की पूरी वायर को, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को ही है। ये पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर जो है वो आपको क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोगों के पास, ये देखो अब मैं ना ये वाला सिमुलेट करके बताता हूं आपको। इस पर्टिकुलर जगह पे इसने करंट जो ऐसे फ्लो करा रखा, तो यहां पे देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं वायर को ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ जो बेंड कर रहा हूं, तो आप यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बाहर को है। ये देखो कैसे आप पकड़ा, कैसे मैंने इसको आगे, इसको मैंने कैसे पकड़ा, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, थंब मेरा इधर को है, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे है, यहां से कर्ल ऑफ द फिंगर निकल रही है, यहां से पकड़ो कर्ल ऑफ द फिंगर यहां को निकल रही है, यहां से पकड़ो कर्ल ऑफ द फिंगर, हर जगह से कर्ल ऑफ द फिंगर यहां से निकल के इधर को जा रही है, यहां से निकल के इधर को जा रही है, यहां से निकल के इधर को जा रही है।
ये पॉइंट आपको सबको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सब जगह पे, हर पॉइंट पे हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की डायरेक्शन में ही जो है, क्योंकि देखो वायर थी, हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और इसको जो है वो ऐसे होल्ड कर लिया। अब इसी वायर को तो सर्कुलर बना दिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट तो सेम ही रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इस तरह की बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शंस हम लोगों के पास होती है। ठीक है, अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं, जहां से ये वायर जो है वो बंधी होगी नीचे को, तो इन कॉर्नर्स पे बात की जाए तो इन कॉर्नर्स को भी ऐसे होल्ड कर लो आप, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो ये 2D तो नहीं है, 3D है। ठीक है, ऊपर की तरफ वायर ऐसे जा रही होगी और हमने ऐसे होल्ड कर लिया। मान लो वायर इधर को जा रही है, ये वायर है, ये इधर को जा रही है, हमने ऐसे होल्ड कर लिया। लूप कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। तो दिस शोज द सर्कुलर लूप। ये सारा सर्कुलर लूप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास दिखा रहा है। तो ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक सर्कुलर लूप के अंदर किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो होंगी। तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और बाहर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी जो है वो एंटर कर रही है। अब क्वेश्चन आता है जो ध्यान से आपको समझना है, वो ये कि ये लूप है, मान लो आपके पास, इस लूप में ऐसे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और एक लूप में ऐसे ले रहा हूं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है? ठीक है, तो आप कैसे जो है वो इस चीज को बताओगे? अब इमेजिन करो आप इसको पकड़ रहे हो अपने हैंड में और थंब ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो आपने कैसे पकड़ी, इधर से आपका हाथ एंटर किया और इधर से आपका हाथ जो है वो बाहर को निकला। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकल रही है। इट मींस ये हमारे पास कौन सा पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है? दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। तो कभी भी किसी लूप के अंदर से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप बिल्कुल सामने आपके एक लूप पड़ा है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है, तो जो फेस को आप देख रहे हो दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो निकल के बाहर की साइड पे जो है वो हम लोगों के पास एंटर कर रही है, इसीलिए ये नॉर्थ पोल जो है वो हो गया। अगर इसकी बात करूं मैं, तो आपने ये वायर को कैसे पकड़ा? देखो ऐसे पकड़ोगे वायर को, जहां थंब आपका डायरेक्शन में होगा तो ये अंदर को जा रहा है, इस डायरेक्शन से अंदर को जा रहा है, इस डायरेक्शन से अगर अंदर को जा रहा है तो ये बेसिकली मेरे पास कौन से वाला पोल हो गया? साउथ पोल हो गया। तो ये हम लोगों के पास जो पोल हो गया साउथ पोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब लूप इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। लूप का जो फ्रंट वाला फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, लूप का जो बैक वाला फेस है वो हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल की तरह जो है वो एक्ट करेगा। तो ये हम लोगों के पास पूरा का पूरा फंडा हो गया कि मैग्नेटिक लूप के अंदर अगर करंट जो है वो पास कर रहा है तो वो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो बिहेव करेगा। एक साइड नॉर्थ पोल वाली रहेगी और दूसरी साइड हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल वाली रहेगी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये इतना कॉन्सेप्ट जो है वो सब बच्चों को क्लियर है। इसकी थ्योरी जो है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने क्या क्या जो है वो मेंशन कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सर्कुलर लूप में नियर द करंट कैरिंग लूप, एज वी मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स बिगर। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है इसके अंदर। तो जैसे जैसे देखो मैं इसके पास रहूंगा तो सर्कल का लूप छोटा होगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे दूर जाता रहूंगा लूप से, क्योंकि मैंने वायर पकड़ी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाता रहूंगा, ऑब्वियसली आप इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे थोड़ी लाई कर रहे हो जो बिल्कुल पास है, आप ऑब्वियसली उसके दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे तो लाई करोगे जो उसके दूर है। तो दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियसली सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सर्कल लूप है वो हम लोगों के पास जो है वो थोड़ी बड़ी डायरेक्शन में जो है वो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सेंटर पे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। एट सेंटर ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस। ठीक है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट मेरे को यहाँ पे समझाना है वो ये है, आप सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट हो। ठीक है, सेंटर का मतलब ये है कि बिल्कुल बीच में से जो निकलती हैं, देखो इधर की तरफ जो बेंडिंग हो रही है वो इधर को कॉन्वेक्स है, मतलब इधर की तरफ है, घूमी हुई है। जाते 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 ये कर्वेचर थोड़ा देखो ना, ये थोड़ा सा ज्यादा, ये आप इसको अगर एक चीज अंडरस्टैंड करो ना, इसके अंदर जो बिल्कुल पास में लूप है ना उसका रेडियस थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे लूप बड़ा होता रहता है रेडियस बहुत बढ़ता रहता है। बहुत दूर जाके ये तकरीबन तकरीबन सीधा ही फील होता है। ठीक है, क्योंकि इस
बोर्ड के अंदर से हम लोग छोटा सेक्शन ही देख रहे हैं, छोटे सेक्शन, बहुत बड़ा अगर सर्कल का रेडियस है, ठीक है, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। अब इस चीज को फील करना, आप मान लो सड़क पे चल रहे हो तो आपको अर्थ का कर्वेचर, यू कांट फील द कर्वेचर, इट विल फील स्ट्रेट टू यू, ठीक है, आप कर्वेचर को फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे वही दूर जो मैग्नेटिक फील्डिंग चली है वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही अपीयर करेगी, ठीक है। ये फंडा इस चीज का जो है वो हम लोगों के पास है कि रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों के पास स्ट्रेट फील जो है वो करेंगे। अब इसमें जो पॉइंट जो ध्यान देने वाला वो क्या है, जितना ज्यादा करंट हम लोग इस लूप के अंदर से पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास होंगी, और जितना लूप का रेडियस बड़ा होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होंगी या सेंटर पे जो है वो प्रेजेंट होंगी। यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर, सेंटर की बात जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये देख लो, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल जो है वो बना दिया, इसके सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना ज्यादा करंट है, इसके सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये रेडियस ऑफ द लूप है। जितना बड़ा रेडियस ऑफ द लूप होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, और जितना छोटा रेडियस ऑफ द लूप होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो होगी। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R जो है वो इस पर्टिकुलर केस में भी वैलिड है, ठीक है। तो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट ज्यादा पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा रहेगी। अब देखो ना, रेडियस अगर मैं इस लूप का जो है वो बड़ा करता रहूं, इतना बड़ा कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस जो है ये हम लोगों के पास जो है वो होता है। एक चीज और है यहाँ पे हम लोगों ने जो वो मेंशन नहीं कर रखी, अगर मैं जैसे इसको देखना जरा ध्यान से, ये एक लूप था, अब मैंने क्या करा, एक और लूप बना दिया इसके साथ, और उसके बाद एक और, मान लो बहुत लंबी वायर है मेरे पास और मैंने बहुत सारे लूप जो है वो यहाँ पे बना दिए, बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स बना दिए। तो जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो नंबर ऑफ लूप्स पे भी डिपेंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो अंडरस्टैंड करना है। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चौथा पॉइंट है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या, लूप्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर वायर के, सर्कुलर वायर के सेंटर में जो है वो होगी। क्यों? ऑब्वियसली इस वायर का अपना मैग्नेटिज्म ऐड होगा, इसका अपना मैग्नेटिज्म सेंटर का ऐड होगा जब इनको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नेटिज्म सेम ही डायरेक्शन में है। देखो इसका मैग्नेटिज्म किधर है, इसका मैग्नेटिज्म मान लो उधर की तरफ है, ये वायर हमने कनेक्ट करी, करंट तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों में, इसका मतलब दोनों के अंदर मैग्नेटिज्म सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का मैग्नेटिज्म ऐड होगा। मैग्नेटिज्म इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो इसीलिए नंबर ऑफ लूप्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर फंडा भी जो है वो सबको क्लियर है। एक पर्टिकुलर वायर कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा है, और उसके ऊपर किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा वो चीज हम लोग जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये सेटअप को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सेटअप में क्या है, एक करंट कैरिंग सोर्स है, ठीक है। करंट यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वायर के अंदर से ऐसे चल रहा है, यहाँ से लूप में जा रहा है, ठीक है, इधर से गया करंट, इधर से गया और इधर से गया। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो करंट बेसिकली कुछ ऐसे फ्लो करा आपके सामने, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो फ्लो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए इस वायर के ऊपर, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास करंट है। अब करना जरा कोशिश इस चीज की, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इधर को, ठीक है, और सॉरी ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है इधर को, ठीक है, यहां पे देख लो तो इधर को, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर को। तो इस पे अगर मैं ये वाले सेटअप को लगाने की कोशिश करूं तो ये जो मेरे पास थंब है ना, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को बता रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये वायर ना एक्चुअली ये 3D के अंदर ना शायद आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा हो, मैं आपको ना ये समझाता हूं। दिस इज बेसिकली लाइक ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे है ये सेटअप जो है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे टेढ़ा दिखाया हुआ है, इट इज नॉट एक्चुअली टेढ़ा, 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रखी है, घटिया सा डायग्राम बना के एनसीईआरटी वालों ने। तो ये देख लो, ये है बेसिकली, ठीक है। ये थंब मेरा नॉर्थ पोल है, ये ऊपर वाला साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। करंट किधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को चल रहा है, तो लगाओ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है,
करंट इधर को चल रहा है, वायर किस तरफ मूव करेगी, आपकी तरफ। देख लो यही चीज है, इसमें भी अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो इसमें ये बोल रहा है दिस वायर इज मूविंग टुवर्ड्स, जिस तरह से ऐसे ऐसे पड़ी हुई है ना वायर, तो इस पे फोर्स लग रहा है, इधर को जा रहा है, ये वायर इधर को जा रहा है। दिस इज एक्चुअली द यहाँ पे रीजनिंग जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ डायग्राम से थोड़ा अलग तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। थंब इज माई नॉर्थ पोल, ये इज माई साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फायर जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी, और करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं लेफ्ट हैंड से समझाता हूँ। देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से नॉर्थ से साउथ, थंब किधर आ रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब वायर किधर को मूव करेगी, ये वायर इधर को मूव करेगी। सिंपल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आप लोगों को जो है वो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों के पास ये बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर वायर विल मूव आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट से ऐसे बाहर की डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से, ठीक है। एक बार वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लो कैसे जो है वो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा से जो है वो इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को चल रहा है, ठीक है। तो करंट इधर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, थंब इधर को है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर आपकी तरफ। तो वायर कैसे मूव करेगी, वायर ऐसे मूव करेगी। यही इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा रखा है। और इस चीज को अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस इज अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरफ देखो, ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है इस तरफ, ठीक है। तो यही यहाँ पे अंग्रेजी में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इट ऑल्सो सजेस्ट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर मैं वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन बदल दूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे ही है, ठीक है, और वायर की डायरेक्शन मैंने बदल दी करंट की। देखो पहले ऐसे जा रहा था करंट, इधर को जा रहा था करंट, अब मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी। ऑब्वियसली जो थंब पहले आपकी तरफ पॉइंट कर रहा था अब ये बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड। इसको रिवर्स किया जा सकता है करंट की डायरेक्शन को बदल के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू द वर्टिकली डाउनवर्ड इंटरचेंजिंग द पोल्स। अब ये भाई बहुत सारे सेटअप्स हैं, करंट की डायरेक्शन बदल दो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। अब मैं एक करके बताता हूं आपको। देखो ये करंट इधर चल रहा था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बदल दी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर को थी, ठीक है, अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है और करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास नीचे को है और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो थोड़ा हाथ को मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अब नीचे को हो रही है, पहले ऊपर की तरफ थी, थंब किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके देख लो, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलोगे फोर्स बदल जाएगा, करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो भी जो है वो फोर्स बदल जाएगा। और पहले केस में जैसे कि मैंने आपको समझाया, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो मर्जी हो आप बस ये अपने अलाइन कर लो प्रॉपर तरीके से, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देगा ही देगा और बहुत प्रॉपरली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो निकलेगी, ठीक है। तो हम लोग चीजों को समझते हैं, ठीक है। हमारे घरों की जो सप्लाई आ रही है ना उसके अंदर 3 तरह की तारें हैं। पहली तार है अर्थ वायर जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, जिसका कलर कोड जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, ग्रीन जो है वो होता है, ठीक है। दूसरी वायर है लाइव वायर जो मेन सर्किट के अंदर हमारे पास सप्लाई को जो है वो लेके आ रही है। इस पर्टिकुलर वायर को हम लोग जो है वो लाइव वायर बोल देते हैं और लाइव वायर इस पर्टिकुलर तरीके से हमारे घरों के अंदर जो है वो सप्लाई को लेके आ रही है। उसके बाद हम लोगों के पास आती है न्यूट्रल वायर जो कि इस तरह से जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हर एक वायर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंड करना है। देखो लाइव वायर तो मेन सप्लाई को लेके आ रही है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ताकि सर्किट्स के अंदर से करंट फ्लो कर सके, वो लाइव वायर की वजह से ही जो है वो हो रहा है। अब सारे अप्लायंसेस पैरेलल में जो है वो कनेक्ट होते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। तो ये पैरेलल सर्किट जो है वो फॉर्म हो रहा है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये बेसिकली अगर आप रेसिस्टेंसेस की फॉर्म में देखो तो ये कुछ ये इस तरह से जो है वो रेसिस्टेंसेस हम लोगों के पास सर्किट के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 220 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हो रही है। अब ये हमारा अप्लायंस है, ये हमारी लाइव वायर है और लाइव वायर के अंदर से सप्लाई जा रही है और ये कनेक्शन जो है वो साथ में किसके साथ कनेक्टेड है, एक न्यूट्रल ब्लैक कलर की वायर के साथ जो है
वो कनेक्टेड है। अब ये न्यूट्रल ब्लैक कलर की वायर बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रही है कि इस वायर के अंदर 220 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये वायर इज मेंटेन्ड एट 0 पोटेंशियल, जिस वजह से क्या हो रहा है, लाइव वायर से करंट जो है वो न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि अप्लायंस से होके निकल रहा है। ठीक है, ये ऊपर लाइव वायर होगी, नीचे न्यूट्रल वायर होगी, और यहां से हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा ये न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। अर्थ वायर का क्या काम है, कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा करंट जो है वो इसके अंदर आ जाता है, या बहुत ज्यादा सप्लाई जो है वो इसके अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है सप्लाई को होल्ड करने की। अगर मान लो यहां पे सारी की सारी सप्लाई ही इसके करंट के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है, मतलब सारी की सारी सप्लाई जो पोटेंशियल डिफरेंस की आई वो पूरी की पूरी ही करंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी, तो ये अप्लायंस जो है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक अर्थ के साथ एक इसका कनेक्शन बना देते हैं, जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। इसका क्या फंडा रहता है, अगर एक्सेस करंट जो है वो इस सप्लाई के अंदर या इस अप्लायंस के अंदर आ गया, तो वो अर्थ के ऊपर जो है वो चला जाता है, या अर्थ के अंदर जो है वो चला जाता है। तो अर्थ वायर बेसिकली एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं पे क्रिएट हो रहा है, तो वो सारा का सारा करंट जो है वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है, और अप्लायंस हमारा बच जाता है, या उसके ऊपर करंट जो है वो नहीं आता, शॉक्स जो है वो उस चीज को टच करने से नहीं लगते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी, मेरे पास कोई मिक्सी ग्राइंडर है, कुछ है, कई बार हम टच करते हैं, उसके ऊपर जो है वो करंट चल रहा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और एक्सेस करंट के निकलने की जगह ही नहीं होती। हो सकता है बिजली वाले ने अर्थ की तार ही ना लगाई हो, तो जिस वजह से उस सर्किट के अप्लायंस के ऊपर ही करंट्स जो प्रोसेस करने लग जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अगर हम लोगों ने अर्थ वायर लगा के रखी होगी तो एक्सेस करंट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद जो है वो हम लोग आते हैं एक बार इनके कलर कोड्स पे। कलर कोड्स ऑफ द वायर्स हम लोगों के पास क्या रहते हैं, लाइव वायर रेड या ब्राउन कलर की रहती है, एनसीईआरटी रेड कोट कर रहा है, आप रेड लिख दें। ये वायर मेन करंट सप्लाई को जो है वो कैरी करती है, और सारे अप्लायंसेस को जो है वो हमारे पास पावर सोर्स देती है। इसको हॉट वायर और लाइव वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा आती है ब्लैक और ब्लू कलर की रहती है। ठीक है, ये कलर्स जो मैंने बताए हैं, एनसीईआरटी इसको ब्लैक कोट कर रहा है, लेकिन ब्लू भी कई बार हम लोग जो है वो देखते हैं बोर्ड्स के अंदर। तो ये वायर कंप्लीट जो है वो बैक पावर करती है और मेंटेन हेल्प करती है फ्लो ऑफ द करंट में। ठीक है, द वायर कंप्लीट्स द सर्किट। ये मैंने बताया ना आपको, ये लाइव सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर अप्लायंस जो है वो लगा हुआ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहा है ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, इसलिए न्यूट्रल वायर जो है वो हमारे पास रहती है। और इसका लाइव अर्थ वायर का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक सेफ्टी मेजर के तौर पे बहुत सारे एक्सेस करंट को किसी फॉल्ट के केस में अर्थ के अंदर सप्लाई जो है वो डाल के फेंक देती है। ठीक है, उसके बाद ये फंडा जो है वो सबको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्यूज की। ठीक है, फ्यूज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। मान लो बेटा ये मेरा कोई अप्लायंस है, बहुत महंगा अप्लायंस है, कोई एसी लगा लिया मैंने, और इसके अंदर एक हमारे पास हमने फ्यूज वायर लगाई हुई है इस तरह से, और ये एसी को हाई पावर सोर्स के साथ जो है वो हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो होगा क्या इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर आप अंडरस्टैंड करो तो, अगर बाहर की एक्सटर्नल सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट एकदम से जो है वो आ जाता है, तो इसके अंदर जो तार प्रेजेंट है ना, वायर प्रेजेंट है ना, उसके अंदर जब ज्यादा करंट फ्लो करता है ना, तो वो वायर की एक अपनी कैपेसिटी है। वो वायर को अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वायर वो हीट होके हमारे पास क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। जैसे ही वायर मेल्ट करेगी, ये सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेक क्यों हो जाएगा, क्योंकि वायर जो है वो मेल्ट करके, जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा हम लोगों के पास, तो इस वायर के अंदर से जो करंट की सप्लाई है वही खत्म होगी। तो वही जब सप्लाई खत्म होगी करंट की, तो हमारा अप्लायंस तो बच गया ना। इसी चीज को हम लोग जो है वो फ्यूज बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक लो रेसिस्टेंस की तार, नॉट लो रेसिस्टेंस, एक ऑप्टिमम जितना रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड है उस रेसिस्टेंस की तार हम लोग कनेक्ट करते हैं कैलकुलेशंस करके कि ये एसी के अंदर से कितनी सप्लाई है। देखो कई स्विचेस होते हैं 16 एम्पियर के, कई होते हैं 32 एम्पियर के। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा अप्लायंस है उसके स्विच की एक कैपेसिटी जो है वो हमारे पास रहती है, या इस फ्यूज की जो है वो कैपेसिटी रहती है। ठीक है, उस तरह की वायर के मटेरियल से वो बना होता है। जैसे उससे एक्सीड करता है, जैसे उसकी कैपेसिटी मान लो 16 एम्पियर के करंट को सहन करने की है, जैसे ही उससे एक्सीड करेगा तो वायर मेल्ट कर जाएगी, वायर पिघल जाएगी, और हम लोगों के पास जो सर्किट के अंदर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और जिससे सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और हमारा मेन अप्लायंस जो है वो बच जाएगा।
ठीक है, तो ये मेन इसका फंडा जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो फ्यूज के अंदर मेटल की एक वायर है, अलॉय की, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। ये वायर्स जो है वो ज्यादातर यूज होती हैं। इफ अ करंट लार्जर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू जो ये करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार इसका ना ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं सारा समझा चुका हूँ। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किटिंग मैंने जो है वो बता दिया। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बस एक लास्ट है जो मैं आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो एसी एक सर्टेन अमाउंट का करंट जो है वो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, मान लो 16 एम्पियर का, 32 एम्पियर का या 10 एम्पियर का एक सर्टेन करंट जो है वो एसी की तार में से फ्लो करता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितने टन का एसी जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों के पास फ्यूज उस हिसाब से ही डिफाइंड है। अगर किसी वायर की कैपेसिटी 10 एम्पियर के करंट को लेके जाने की है तो हम फ्यूज उस हिसाब से यहां पे बनाएंगे ताकि वो 10 एम्पियर के करंट को आराम से उसमें से फ्लो करवा सके। और जैसी करंट की वैल्यू 10 से मान लो 15 एम्पियर होगी, उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की थी, तो वायर मेल्ट कर जाए और सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाए। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास उस अप्लायंस की कितनी करंट को कैरी करने की कैपेसिटी है या कितने करंट पे उसकी चलने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। मान लो कोई अप्लायंस जो है वो 10 एम्पियर पे वर्कआउट कर रहा है, तो उसमें से अगर 15 एम्पियर का करंट आ जाएगा तो वो वायर मेल्ट कर जाए और हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाए, नहीं तो अप्लायंस जो है वो खराब हो जाएगा। अब 10 एम्पियर वाले को 10 एम्पियर के फ्यूज से ही रिप्लेसमेंट जो है वो किया जाएगा। 10 एम्पियर के अंदर मैं 32 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर 32 एम्पियर वाला फ्यूज लगाऊंगा तो हो सकता है 10 एम्पियर का करंट की जगह अगर 32 एम्पियर का करंट उस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो कर गया तो ऑब्वियसली ये जो है वो सर्किट खराब हो जाएगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही हम लोग जो है वो फ्यूज वायर का सिलेक्शन जो है वो करते हैं ताकि हमारा अप्लायंस जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये सारा चैप्टर जो है वो आप लोगों को क्लियर है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा सॉल्यूशन जो है वो हम लोग बना चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत सारा एफर्ट जो है वो डिकी इंस्टीट्यूट और आम आदमी अकेडमी और आपके गगन सर जो है वो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।